Good morning, students. Now here we are on lecture 5, haloalkanes and haloarenes. In last lecture we had discussed about optical isomerism. We had discussed about enantiomers, diastereomers and meso also. In this lecture we'll discuss about retention, inversion, racemization or racemic mixture. Right, very important it is. Before we go through retention and inversion, one type of nomenclature which is very important and which makes easier study of stereochemical study of haloalkanes and haloarenes is RS nomenclature. Right, so in RS nomenclature here we are going to discuss about 4 important steps are there in RS nomenclature. 4 important steps are there. right, डायरेक्ट RS nomenclature में हमें 4 important steps देखने को मिलेंगे. वो 4 steps कौन कौन से होंगे? सबसे पहला स्टेप होगा सीक्वेंस रूल. सबसे पहला स्टेप क्या होगा? सीक्वेंस रूल. सीक्वेंस रूल एक्चुअली डिफाइन हाउ टू मेक प्रायोरिटी ऑर्डर, जो कि सेकंड है. सो इसीलिए से प्रायोरिटी रूल भी कहते हैं सीक्वेंस रूल को. इसे प्रायोरिटी रूल भी कहा जाता है. किसे? सीक्वेंस रूल को प्रायोरिटी रूल भी कहा जाता है. इन सीक्वेंस रूल what we need to know, let's see. In sequence rule we set priority, right? हम क्या करते हैं? priority set करते हैं. so sequence rule में क्या होता है? okay, sorry, अपन इसको क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा thin कर लेते हैं. right, तो sequence rule में क्या होता है? हमारा ये है sequence rule. why is it so dark? सीक्वेंस रूल. ठीक है, तो व्हाट हैपन इन केस ऑफ सीक्वेंस रूल? तो फर्स्ट रूल फॉर सीक्वेंस इज, पहला रूल जो है, एलिमेंट हैविंग हायर एटॉमिक नंबर, हायर atomic number will be preferred. तो ऐसा एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है उसकी प्रेफरेंस भी ज़्यादा देखने को मिलती है. ये तो बात हो गई पहला, द फर्स्ट रूल हो गई. ठीक है, सो इफ वी हैव एफ, सी एल, बी आर और आई, तो अकॉर्डिंगली आई को आपको ज़्यादा प्रेफरेंस देखने को मिलेगी, फिर बी आर को, फिर सी एल को, फिर आई को, फिर एफ को. राइट, अगर कभी ऐसा है कि भाई बोथ द एलिमेंट्स हैव सेम एटॉमिक नंबर फॉर आइसोटोप्स, देन एटॉमिक मास विल बी कंसीडर्ड, और जिसका मास ज़्यादा होगा वो ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा. इफ सेम एलिमेंट्स आर बॉन्डेड विथ कार्बन एटम, बॉन्डेड विथ कार्बन एटम, ये प्रेफरेंस हम किसे दे रहे हैं? जो कार्बन से जुड़े हुए ग्रुप से उन्हें. तो अगर सेम एटम्स कार्बन से बॉन्डेड हैं, देन नेक्स्ट एटम विल बी कंसीडर्ड, नेक्स्ट एटम विल बी कंसीडर्ड. तो अगला एटम जो है वो कंसीडर किया जाएगा. नेक्स्ट एटम विल बी कंसीडर्ड. राइट, तो अगर सेम एलिमेंट्स जो है कार्बन से बॉन्डेड हैं, इन दैट केस नेक्स्ट एलिमेंट विल बी कंसीडर्ड. मैं एग्जांपल बताऊंगा. राइट, मैं एग्जांपल बताऊंगा. और फिर लास्ट थर्ड केस जो है, थर्ड जो आ जाता है, डबल बॉन्ड प्रेफर्ड ओवर सिंगल बॉन्ड. राइट, और ट्रिपल बॉन्ड प्रेफर्ड ओवर डबल बॉन्ड एंड विच इज प्रेफर्ड ओवर सिंगल बॉन्ड. ये बात हमेशा हमें ध्यान रखनी है. तो जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल मेरे पास है, कार्बन से
कुछ ग्रुप्स जुड़े हुए हैं, CH3 यहाँ जुड़ा हुआ है, OH यहाँ जुड़ा हुआ है, Br यहाँ जुड़ा हुआ है और COOH यहाँ जुड़ा हुआ है। तो प्रेफरेंस का ऑर्डर क्या होगा? तो सबसे पहले इस कार्बन से जुड़े हुए ग्रुप्स को हम देखेंगे। इससे कार्बन जुड़ा हुआ है, इससे ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, इससे कार्बन जुड़ा हुआ है और इससे ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहली प्रेफरेंस किसकी होगी? एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है तो ब्रोमीन की पहली प्रेफरेंस होगी। फिर प्रेफरेंस किस चीज के लिए? वो अगले स्टेप्स के लिए बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद तो ये हमने सीक्वेंस रूल देखा और हम प्रायोरिटी ऑर्डर देख रहे हैं। फर्स्ट ये हो गया, फिर सेकंड ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है। उसके बाद दोनों देखिए कार्बन है, लेकिन ये वाला कार्बन तो दोनों कार्बन है तो ऑब्वियसली नेक्स्ट एटम देखेंगे, नेक्स्ट एटम ये ऑक्सीजन है और यहाँ पर हाइड्रोजन है तो ऑब्वियसली इसे प्रेफरेंस दी जाएगी, थर्ड ही हो जाएगा और फिर फोर्थ ही हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने प्रायोरिटी सेट कर दी, तो ये प्रायोरिटी ऑर्डर हो गया। तो पहले हम सीक्वेंस रूल देखते हैं और उसके बाद प्रायोरिटी सेट कर देते हैं, राइट। सो आई थिंक इट इज वेरी मच क्लियर कि हमने किस तरीके से प्रायोरिटी सेट की हुई है, isn't it? Okay, now इसे थोड़ा हम फटाफट सेव कर देते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। सेव कर देते हैं RS1, okay, save. Now in next case, now what to do now? अब आगे हमें क्या करना है भाई? अब आगे क्या करना है हमको? चलिए, सो हमारा पहला स्टेटमेंट आई थिंक वेरी मच क्लियर। पहला स्टेटमेंट सीक्वेंस रूल, सेकंड हमने प्रायोरिटी ऑर्डर प्लेस कर दिया। नाउ फॉर RS नॉमेनक्लेचर इट इज रिक्वायर्ड टू प्लेस लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप डाउनवर्ड। हमें लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को डाउनवर्ड ही प्लेस करना पड़ता है। मैं कुछ अलग शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा, वो अलग बात है, लेकिन आपको लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप्स को हमेशा कहाँ रखना होगा? डाउनवर्ड रखना होगा। अब मान लीजिए ये कंडीशन है मेरे पास, मैं फिर से इसे रिप्रेजेंट कर देता हूँ। हेयर ये जो फॉर्मूला है मैंने अभी कुछ देर पहले रखा था, चलिए कोई और फॉर्मूला ले लेते हैं। यहाँ Br है, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर OH है, यहाँ पर COH। RS नॉमेनक्लेचर आप उस चिरल कार्बन के लिए ही अप्लाई करते हैं, राइट। सो चिरल कार्बन होना जरूरी है, तभी RS नॉमेनक्लेचर हो जाएगा। नाउ इट इज फर्स्ट, इट इज सेकेंड, इट इज थर्ड और इट इज फोर्थ। तो लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप्स को कहाँ होना चाहिए? डाउनवर्ड, ये हम बात कर चुके हैं। सो लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप मस्ट बी एट द डाउनवर्ड पोजीशन। तो अगर डाउनवर्ड है तो इट इज ओके। अगर फोर्थ पोजीशन डाउनवर्ड, डाउनवर्ड मींस इन प्लेस ऑफ COH। अगर खुद से है तब तो कोई इश्यू नहीं है, अगर खुद से नहीं है तो वी नीड टू फ्लिप। दिस इज कॉल्ड फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, वी नो, इसे हम फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला कहते हैं। और फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला के रूल बता दूंगा मैं आपको अभी थोड़ी इसमें ही। बट जो करना होता है, हमें क्या करना होता है, हम क्या करते हैं? फ्लिप करते हैं। क्या करते हैं? फ्लिप। फ्लिप का मतलब होता है, फ्लिप कैसे करते हैं भाई? फ्लिप करने के लिए हमें क्या करना होता है? इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी तो इसकी चेंज हो जाएगी, या हम इसकी चेंज करेंगे तो इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। तो इस तरीके से हम इस पोजीशन चेंज करेंगे। तो क्या करते हैं, मान लीजिए हमें इसको क्या CH3 को नीचे लाना है, हम डायरेक्ट नहीं करते, ऐसे नहीं कि डायरेक्ट पूरा ऐसा चेंज कर रहे हैं, नहीं। तो इन दोनों की पोजीशन चेंज कर रहे हैं, तो CH3 यहाँ आ गया तो Br आ गया, टेट्राहेड्रल है, दोनों तरफ चेंज हो जाएगा। तो COH यहाँ पहुँच जाएगा और OH यहाँ पहुँच जाएगा। अभी भी नहीं हुआ है क्योंकि CH3 को तो आपको नीचे लेके आना है, तो एक और फ्लिप करते हैं, तो CH3 यहाँ लेके आ जाते हैं और ये वहाँ पहुँच जाता है। तो नाउ अब हमारे पास क्या बन गया? हमारे पास स्ट्रक्चर हो गया, CH3 नीचे आ गया, COH ऊपर चला गया, Br जो है वो कहाँ पहुँच गया भाई? Br COH की जगह पर पहुँच गया और OH यहाँ पहुँच गया, राइट, isn't it? CH3 इधर आएगा तो इधर चला जाएगा, ये इधर आएगा तो इधर चला जाएगा, yes or no, राइट। यही कंडीशन पहले केस में होगी। आपने इन दोनों को चेंज किया है, जिसको भी आप चेंज कर रहे हैं वो कंडीशन, आपने इन दोनों को चेंज किया था, इन दोनों को चेंज किया था, राइट। आपको CH3 को लेके जा रहे हैं, इसे कहते हैं डबल फ्लिप। इसे कहते हैं क्या? डबल फ्लिप। नाउ योर स्ट्रक्चर इज रेडी फॉर नॉमेनक्लेचर। इन फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला एक चीज ध्यान रखिएगा, मैं बाद में आपको रूल बता दूंगा कि फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले में क्या होता है, लेकिन यहाँ मैं केवल आपको फ्लिप की बात बता रहा हूँ, कैसे फ्लिप हो सकता है।
राइट। अब बात आ जाती है जो वेज डैश, आपको दो तरीके से फॉर्मूले मिलते हैं जिसमें हमें देखना होता है। एक होता है वेज डैश तरीका। तो वेज डैश में क्या होता है, मान लीजिए यही स्ट्रक्चर वेज डैश में होता और CH3 जैसे ऊपर होता, और यहाँ पर क्या देखने को मिलता है आपको, CH3 अगर ऊपर है और यहाँ पर आपने क्या रखा हुआ है, मान लीजिए COH रखा हुआ था, ठीक है, और यहाँ पर क्या रखा हुआ था आपने, यहाँ पर हमने तो फर्स्ट डायग्राम था वहाँ पर Br रखा हुआ था, और नीचे यहाँ पर OH था, है ना, यहाँ पर OH था और नीचे जो है हमारा COH था, राइट, यही था ना। तो इसे कहते हैं वेज डैश, जहाँ वेज जो है वो अबव द प्लेन दिखाता है और डैश जो है बिलो द प्लेन दिखाता है ना। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो रिमेंबर इट इज OH। तो इस कंडीशन में भी आपको CH3 को जहाँ डॉटेड लाइन है वहां लेके आना है। कहाँ लेके आना है CH3 को, जहां पर डॉटेड लाइन है उस लाइन पर ही आपको CH3 को लेके आना है। ये नेसेसरी, तभी आप नेमिंग कर पाएंगे, राइट। तो ये स्ट्रक्चर एग्जैक्टली इसके जैसा नहीं है, बट ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे भाई, इसमें आप दोनों को एक्सचेंज कर सकते हैं, तो ये दोनों भी एक्सचेंज हो जाएंगे, राइट। यू कैन सी दोनों को इसमें डायरेक्ट एक्सचेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये ऊपर ये नीचे, तो आप एक्सचेंज कर सकते हैं, वेज डैश में कर सकते हैं सर, इसमें फेसर प्रोजेक्शन में नहीं कर सकते, राइट। तो ये हो गया आपका COH ऊपर पहुंच गया, CH3 फ्लिप इसे कहते हैं, इसमें सिंगल फ्लिप ही होता है, कभी डबल फ्लिप नहीं होता। एंड यहाँ पर क्या हो गया, OH हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया आपका Br। नाउ वी आर रेडी। सो द पॉइंट इज कि इफ CH3 or least priority group is downward position, very good it is. If it is not, by the flip we need to put least priority group at downward position। तो ये हमारा थर्ड स्टेप हो गया कि हमने डाउनवर्ड पोजीशन पर लीस्ट प्रायोरिटी वाले ग्रुप को रख लिया। एंड नाउ द फोर्थ स्टेप इज, नाउ वी आर ऑन फोर्थ स्टेप। इसको अपन सेव कर लेते हैं फटाफट। तो इसको सेव करने में क्या हो जाएगा, RS, मैं RS के नाम से सेव कर देता हूँ, RS2, राइट, और मैंने सेव कर दी। ओके, नाउ अब द जो हमारा फोर्थ स्टेप है वो क्या है, मूवमेंट ऑफ आइज। अब आपको क्या करना है, अपनी आंखों को 1 से 2 और 2 से 3 तक लेके जाना है। जो प्रायोरिटी आपने सेट किया ना, फर्स्ट टू सेकंड टू थर्ड, अपनी आइज को लेके जाना है। और अगर आप फर्स्ट से सेकंड और सेकंड से थर्ड अपनी आइज को लेके जाते हैं और आपकी आइज का मूवमेंट, और उसी डायरेक्शन में आप अपना पेन चला सकते हैं, तो अगर आपके पेन का और आपकी आइज का मूवमेंट क्लॉकवाइज है तो नेमिंग होगी R, और अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो नेमिंग होगी S। जैसे अभी हमने एक एग्जाम्पल रखा था, आपको शायद याद होगा, मैं वापस उसी एग्जाम्पल को लिख लेता हूँ। C यहाँ पर मैंने जो है वो COOH कर लिया था ऊपर, इधर पे शायद मैंने Br कर लिया था, वॉट जो भी हो, इधर पर मैंने OH रख लिया था, और इधर फेसर प्रोजेक्शन ऐसा और ऐसा, राइट। और यहाँ पर मैंने क्या रख दिया था, CH3, लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप। फर्स्ट प्रायोरिटी इसकी थी, सेकंड प्रायोरिटी इसकी थी, थर्ड प्रायोरिटी इसकी थी, और फोर्थ प्रायोरिटी इसकी थी। इन दिस केस व्हाट विल हैपन नाउ, तो क्या होता है फिर इस केस में, तो अब हमें क्या करना है, हमें थर्ड इसको हमें भूल जाना है। मैंने आपको बोला 1 to 2, 2 to 3 जाना है, सो उसमें कहीं फोर्थ का नाम ही नहीं, फॉरगेट इट, ये सोच लीजिए ये है ही नहीं, राइट। नाउ सो 1 to 2 एंड 2 to 3 अपनी आइज को लेके जाइए। तो क्या हुआ, ये मूवमेंट क्या हुआ, एंटी क्लॉकवाइज हुआ ना, दिस मूवमेंट इज एंटी क्लॉकवाइज, सो दिस स्ट्रक्चर विल बी S। बाकी जो आप इसका IUPAC नेम लिखेंगे वो रहेगा ही, साथ में उसमें S हो जाएगा। यानी अगर मैं इसका नाम देना चाहता हूं तो मैं बोलूंगा S2 ब्रोमो, राइट, 2 हाइड्रोक्सी, 2 ब्रोमो, 2 हाइड्रोक्सी एंड प्रोपेनोइक एसिड, 2 ब्रोमो, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, राइट। कुछ और एग्जाम्पल भी लिया जा सकता है, जैसे हेलोजेंस की बात हो रही है, हेलोजेंस के लिए ले लेते हैं।
यहाँ पर CH3 हो गया, यहाँ पर H हो गया, यहाँ पर C2H5 हो गया और यहाँ पर Cl हो गया। सो नाउ Cl इज प्रेफर्ड 1, यहाँ पर दोनों कार्बन है लेकिन यहाँ पर कार्बन के बाद कार्बन ही जुड़ा होगा ना, तो ये सेकेंड हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। सो द मूवमेंट इज फ्रॉम 1 to 2 एंड 2 to 3। सो द मूवमेंट इज क्लॉकवाइज, तो इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा R। बाकी IUPAC नेम जो भी लिखते हैं वो आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके से RS नोमेनक्लेचर हम कर सकते हैं, राइट। अब मैं आ जाता हूं जिस पॉइंट के लिए मैंने ये सारी रामायण आपको बताई, वो पॉइंट है इन्वर्जन, रिटेंशन, रेसिमाइजेशन। तो जब आप देखते हैं, देखिए लिसन, इन दिस केस, दिस फर्स्ट केस यू कैन सी हियर, दिस इज द फर्स्ट केस, राइट। इन दिस केस अगर आप इसका ये वेजडेस तरीके से आपको दिया गया है ना, ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, लेकिन अगर ऑप्टिकली एक्टिव होता तो शायद आपको और बेहतर। मान लीजिए मैं इस हाइड्रोजन की जगह ड्यूटीरियम ले लेता हूँ, जो यहाँ पर हाइड्रोजन है उसकी जगह पर मैं ड्यूटीरियम ले लेता हूँ और उसके साथ हम एक रिएक्शन डिस्कस करते हैं, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, एक हाइड्रोजन की जगह हमने क्या कर लिया, ड्यूटीरियम ले लिया, इस हाइड्रोजन की जगह डैश वाले हाइड्रोजन का, ठीक है, और एज इट इज हमने इसको रख दिया। तो ये क्या हो गया, चलिए देखते हैं। तो हमारा स्ट्रक्चर क्या बन गया, हमारा स्ट्रक्चर है C और यहाँ पर डैश 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 पे हमने क्या ले लिया, D ले लिया, या H ही रखते हैं उसे, और ऊपर वाले पे D ले लेते हैं, तो हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा और कोई इश्यू नहीं है। और यहाँ पर हमने CH3 लिया हुआ है और यहाँ पर Cl लिया हुआ है, और इसके साथ हमने किसी भी न्यूक्लियोफाइल को, एग्जाम्पल में देखते हैं कौन सा न्यूक्लियोफाइल लिया हुआ है, तो हमने Br- लिया हुआ है, तो हम उसी Br- को एज इट इज ले लेते हैं, ठीक है। अब ना Br- का अटैक तो करा रहा हूँ, चलिए मुझे बताइए कि इस कंपाउंड में, वीडियो जो मैं क्लास, इस कंपाउंड में कौन सा कॉन्फ़िगरेशन होगा, R या S। तो देखिए डाउनवर्ड इसमें क्या हो जाएगा, प्रेफरेंस इसका 1 हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा। ड्यूटीरियम और हाइड्रोजन जो है वो आइसोटोप्स है, तो ज़्यादा वेट वाला हो जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा, और ये लीस्ट प्रायोरिटी वाला 4th। तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ऐसे जाएंगे। तो क्या हो गया आपका, ये कंपाउंड कैसा हो गया, S, ये कंपाउंड कैसा हो गया, S। अब जब Br- विल अटैक एंड द कंपाउंड विल चेंज, देखिए इस कंपाउंड कैसे हो गया, Br- ने अटैक किया और कंपाउंड यहां पर चेंज हो गया, चेक करिएगा। Br ने यहां अटैक कर लिया, देखिए डॉटेड लाइन वाला पोर्शन थोड़ा पीछे पहुंच गया, ठीक है। तो जो चेंज हुआ, क्योंकि बैक साइड अटैक हुआ तो पूरा अम्ब्रेला जो है वो पीछे दूसरी तरफ शिफ्ट हो गया। तो अगर इस केस में अगर हम देखें तो व्हाट विल हैपन नाउ, तो केवल चेंज किस में आता है, किसकी पोजीशन में चेंज होता है, इन दोनों की पोजीशन में कोई चेंज नहीं होता, इसकी पोजीशन चेंज हो जाती है ना, जो आप ऊपर पोजीशन होता है ये वाले में चेंज नहीं आता, इसकी ये थोड़ा सा उधर चला जाएगा। तो क्या होगा, बैक साइड अटैक हुआ क्या एग्जैक्टली वो देखते हैं। सो C और CH3 तो ऊपर ही रहा, जैसे D थोड़ा सा इस तरफ शिफ्ट हो गया, H यहाँ आ गया और आपके पास जो है Br यहाँ जुड़ गया। नाउ प्रायोरिटी वाइज देखें तो ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा और ये थर्ड हो जाएगा, और यहाँ पर तो H है ही, वो तो 4th पोजीशन है और इसीलिए उसको हमें ध्यान ही नहीं देना है। तो क्या हुआ, अब आप मूव कर रहे हैं फर्स्ट से सेकंड और सेकंड से थर्ड, तो ये क्या हो गया, R। तो S जब R में टर्न हो जाता है, या हम कहें डेक्स्ट्रो लीवो में टर्न हो जाता है, लीवो डेक्स्ट्रो में टर्न हो जाता है, तो उस कंडीशन में कॉन्फ़िगरेशन बदल जाता है, बैक साइड अटैक होता है। दिस इज कॉल्ड इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। RS नोमेनक्लेचर में इस चीज से बड़े आसानी से हम बता सकते हैं। बाकी डेक्स्ट्रो विल कन्वर्ट इनटू लीवो और लीवो विल कन्वर्ट इनटू डेक्स्ट्रो। RS से हम ये नहीं बता सकते कि R है तो डेक्स्ट्रो होगा, नहीं, डेक्स्ट्रो एंड लीवो आर कंप्लीटली प्रैक्टिकल टर्म एंड RS आर कंप्लीटली थ्योरेटिकल टर्म। बट एक बात तय है कि अगर पहला डेक्स्ट्रो है तो आफ्टर SN2 रिएक्शन अगर इन्वर्जन होता है तो सेकेंड वाला जो होगा ऑब्वियसली लीवो होगा, या पहला लीवो है तो सेकेंड वाला जो होगा ऑब्वियसली डेक्स्ट्रो होगा। सो दिस इज कॉल्ड इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। यही मैंने यहां भी दिखाया हुआ है, लेकिन ये क्या ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, इसलिए इसे इस तरीके से नहीं ले सकते। अदरवाइज
हम बता सकते हैं कि कैसे इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन एग्जैक्टली होता है। तो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है उसके कॉन्फ़िगरेशन बदल जाना। इफ इट इज ऑप्टिकली एक्टिव तो ऑप्टिकल एक्टिविटी बदल जाना, राइट। दूसरे केस में देखिए, दूसरे केस में अगर हम देखें तो सबसे पहले मान लीजिए R1 R2 R3 ऑल थ्री आर डिफरेंट। इन दैट केस, ठीक है, R1 R2 मैं मान लेता हूं कि वही प्रायोरिटी है, R1 R2 R3 जो है वही प्रायोरिटी है। तो उसके हिसाब से RS नॉमेनक्लेचर के हिसाब से क्या हो जाएगा, X देखिए R1 R2 R3 जो है वो डेफिनेटली यहां पर हमें बताना होगा X जो है वो कोई एक हैलोजन होगा और R1 R2 R3 जो है वो कार्बन हो सकते हैं, राइट। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर, कार्बन का कोई ग्रुप हो सकता है, जैसे CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, कोई भी ग्रुप हो सकता है। तो जब X रिमूव होगा, ओके, जब X की प्रायोरिटी जनरली, अगर मैं केवल इस कंपाउंड की बात करूं जिसमें लिखा हुआ है ऑप्टिकली एक्टिव एल्काइल हैलाइड, तो हम मान लेते हैं कि X इज एल्काइल हैलाइड विच इज हाईएस्ट प्रायोरिटी उसकी है, और जो R2 जो डैश लाइन पे है उसकी मान लेते हैं हम लीस्ट प्रायोरिटी है। लेकिन मैं चलिए एक एग्जांपल से आपको बेस्ट तरीके से ले लेता हूं, तो वहां से आपको बेटर क्लियर हो जाएगा क्यों हम इसमें मैसअप करें, है ना। ओके, नाउ इसको हम RS के हिसाब से हम एक और नाम ले लेते हैं, शिफ्ट R एंड शिफ्ट S, और ये मेरे ख्याल से हमारा 3 हो गया, राइट। चलिए अलग से अपन एक एग्जांपल के थ्रू जाते हैं जिसमें हम आसानी से समझ पाएंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, इट इज CH3, यहाँ CH3 हो गया, ठीक है। यहाँ पर हम एक ऑप्टिकली एक्टिव ले लो ना, हम इसको C2H5 ले लेते हैं, ठीक है, और इसको हम क्या ले लेते हैं, C3H7 ले लेते हैं, और H को अभी हम क्या करते हैं, क्योंकि हम अभी पढ़ रहे हैं तो इसको हम नीचे रख लेते हैं, और यहाँ पर आपका हैलोजन है, ठीक है। तो इस कंडीशंस में चाहे हैलोजन कोई भी हो उसकी प्रायोरिटी फर्स्ट होगी क्योंकि एटॉमिक नंबर हमेशा कार्बन से ज़्यादा होता है। फिर सेकंड प्रायोरिटी C3, 3 कार्बन है तो C3H7 की होगी, और थर्ड प्रायोरिटी C2H5 की होगी, राइट। नाउ अब क्या होगा, अगर हम फर्स्ट से सेकंड जाते हैं और सेकंड से थर्ड, तो हम देखेंगे कि इट विल बी क्लॉकवाइज, तो ये हो जाएगा R, इजंट इट। लेकिन अब ड्यूरिंग दिस प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले X बाहर निकलता है, और जब X बाहर निकलता है तो हमारा ये जो मॉलिक्यूल है ये कैसा हो जाता है, प्लेनर हो जाता है। कैसा हो जाता है, क्योंकि X बाहर निकल जाएगा तो कार्बोकैटायन बनेगा, और कार्बोकैटायन बनेगा तो मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, C2H5 ऊपर रह गया, और यहाँ क्या हो गया, C3H7 हो गया, और यहाँ क्या हो गया, H यहाँ पर हो गया, या CH3 ले लीजिए तब भी वही कंडीशन रहेगी, क्योंकि टर्सरी पर सबसे अच्छा होता है इसलिए हम टर्सरी ले रहे हैं, तो CH3 ले लिए। तो ये ट्राइगोनल प्लेनर और sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। अब ये प्लेनर है, यू प्लीज ध्यान दीजिएगा, प्लेनर है तो प्लेन के ऊपर से भी न्यूक्लियोफाइल जुड़ सकता है और नीचे से भी न्यूक्लियोफाइल जुड़ सकता है। तो अगर मान लीजिए यहाँ हम ऐसा कह सकते हैं, ये देखिए X को ऊपर या नीचे कंसीडर कर रहे हैं, तो X यहाँ जो न्यूक्लियोफाइल जो यहाँ पर अटैक करेगा उसके पास दोनों ऑप्शन होंगे, 50-50% प्रोबेबिलिटी होगी कि न्यूक्लियोफाइल यहाँ से भी जुड़े और न्यूक्लियोफाइल यहाँ से भी जुड़े। अगर न्यूक्लियोफाइल देखिएगा ध्यान से, तो दो कंडीशन हो सकती हैं, एक तो ये हो सकता है कि C2H5 और न्यूक्लियोफाइल यहाँ से भी जुड़े, यहाँ से ही जुड़े, और वो कोई न्यूक्लियोफाइल जो भी है, मान लीजिए OH है, Br- जो भी है, राइट, और यहाँ नीचे क्या हो जाएगा, जो है वो आपका CH3 एज इट इज रखा हुआ है, और C3H7 यहाँ पहुंच जाएगा। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन देखना है, तो एक केस जब न्यूक्लियोफाइल यहाँ से अटैक करेगा, सो नाउ व्हाट विल बी द कॉन्फ़िगरेशन, इसका नंबर 1 हो जाएगा, ये नंबर 2 हो जाएगा, और ये नंबर 3 हो जाएगा, जो कि हमें पहले से हमने किया हुआ था। तो ये यहाँ से यहाँ, सो व्हाट विल बी इट इज एस। तो ये हो गया इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। और दूसरी कंडीशन हो सकती है कि न्यूक्लियोफाइल जहाँ से X जो निकला है उसी डायरेक्शन में ऐड हो, C2H5 एंड देन C3H7 एंड देन CH3 एंड यहीं पर न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाए। तो उस कंडीशन में इसकी प्रायोरिटी 1, इसकी प्रायोरिटी 2 और इसकी प्रायोरिटी 3, और ये तो 4th है, उसका अपने को कोई लेना देना नहीं है। तो ये देखिए, तो फिर से R आ गया, सो R से R ही बना, सो दिस इज रिटेंशन, R से S बना, दिस इज इन्वर्जन।
राइट, दोनों पॉसिबिलिटी, 50% इसकी पॉसिबिलिटी है, 50% इसकी पॉसिबिलिटी है, isn't it? So overall 50% R भी होता है और 50% S. मान लीजिए it is negative और dextro, right? let मैं नहीं कह रहा हूँ ये है, let it is. So in that condition this will be levo and this will be dextro. So what we made, हमने एक ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर से, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड से एक ऐसा सॉल्यूशन बनाया जिसमें 50% S और 50% R है. Such solution in which 50% dextro और 50% levo और 50% R और 50% S exist is known as racemic mixture, and formation of optically active mixture with the help of ऑप्टिकली इनएक्टिव मिक्सचर या रैसेमिक मिक्सचर, क्योंकि आप देखिए ऑब्वियसली 50% S है 50% R है, तो अगर एक क्लॉकवाइज घुमा रहा है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, तो अगर सॉल्यूशन रैसेमिक मिक्सचर है तो किसी भी तरह की ऑप्टिकल एक्टिविटी देखने को नहीं मिलेगी. दोनों आप देख सकते हैं, दोनों ही ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है उसके अंदर, लेकिन क्योंकि 50-50% है तो ऐसा आपको कोई भी ऑप्टिकल एक्टिविटी देखने को नहीं मिलेगी. तो हम क्या कर रहे हैं, एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड से एक ऑप्टिकली इनएक्टिव सॉल्यूशन बना रहे हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रैसिमाइजेशन. तो SN1 रिएक्शन में रैसिमाइजेशन होता है, जबकि SN2 रिएक्शन में इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलता है. राइट, सो मेरे सारे पॉइंट जो मैं यहाँ पर शेयर करना चाहता था वो इन्वर्जन, रिटेंशन और रैसिमाइजेशन, वो सारे पॉइंट्स मैंने आपसे यहाँ पर शेयर कर लिए. नाउ लेट बी मूव ऑन एक्चुअल सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन. मैं पहले ही बता चुका हूँ कौन कौन सी कंडीशन, टर्सरी पर कौन ज़्यादा होता है, प्राइमरी पे कौन ज़्यादा होता है, क्राउडिंग की बात भी मैं आप जहाँ तक आपको अगर याद हो तो क्राउडिंग के बारे में भी मैं आपसे इस बारे में बात कर चुका हूँ, है ना, प्रीवियस वीडियोज़ में. ठीक है, सो इट इज़ वेरी क्लियर कि कुछ केसेस में टर्सरी पर जो है वो आपको SN1 ज़्यादा देखने को मिलता है, प्राइमरी और सेकेंडरी पर प्राइमरी पर SN2 ज़्यादा देखने को मिलता है ना. अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा तो SN2 का होगा. तो ये सारी चीज़ें हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. ये सारे रिएक्शन विल कंसिडर्ड एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. R क्या होगा इज अ डिफरेंट मैटर. अगर R इज प्राइमरी सो इट विल बी, if R is primary तो reaction will be SN1. if R is tertiary if R is primary reaction will be SN2. if R is tertiary reaction will be SN1. if R is secondary depends on the nucleophile. न्यूक्लियोफाइल का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा, न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी तो SN2 होगा, अदरवाइज SN1. तो ज़्यादातर रिएक्शन में इसीलिए SN2 की बात कही जाती है. राइट, नाउ ऊपर आप रिएक्शन देख रहे हैं जो कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का ही एग्जांपल है. अब X की जगह कोई भी हैलोजन हो सकता है और NU माइनस NaOH या KOH. तो अगर हमने R का रिएक्शन CH3Cl या CH3I का रिएक्शन KOH या KOH से कराया तो वॉट प्रोडक्ट विल फॉर्म ROH. ऐसे ही अगर हमने डायरेक्टली H2O से कराया तो देखिए OH माइनस विल बी बेटर न्यूक्लियोफाइल. मैंने आपसे कहा था चार्ज न्यूक्लियोफाइल ज़्यादा अच्छे होते हैं, तो H2O रिलेटिवली वीक न्यूक्लियोफाइल होता है. यह हम शेयर कर चुके हैं, तो रिएक्शन के रेट में फर्क पड़ जाएगा. इसी तरह से NaOR RO माइनस NaOR जैसे C2H5O Na है तो इट विल अटैक एंड गिव ROR माइनस. वेरियस रिएक्शंस आर पॉसिबल. NaI इज देयर, इट विल अटैक एंड फॉर्म RI. X को हटाकर जो भी I माइनस विल बी एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल. ठीक है, कुछ न्यूक्लियोफाइल ऐसे होते हैं जो एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल होते हैं, जैसे साइनाइड. राइट, सो साइनाइड के केसेस में क्या होता है कि Cn माइनस और Nc माइनस दोनों ही न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर सकते हैं. राइट, अब KCN के केस में Cn माइनस जो है अगर आप देखें तो कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज होता है और पोटेशियम और कार्बन के बीच में आयनिक बॉन्ड होता है, तो सॉल्यूशन में साइनाइड इजीली लिबरेट हो जाता है और इसलिए C will form bond with R. But in case of AgCN it is relatively
कोवेलेंट प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट कंपाउंड, तो इसलिए AgCN का बॉन्ड आसानी से टूटता नहीं है, तो AgCN जनरली साथ में जाता है और N विल अटैक देयर, बाद में Ag अलग होता है, तो N विल अटैक एंड आइसोसाइनाइड विल फॉर्म। सेम केस इन केस ऑफ KNO2, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज होता है एंड इट विल अटैक, इन AgNO2 N विल अटैक। तो एम्बीडेंटेड जो लिगेंड एम्बीडेंटेड जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं उसमें हमें कोवेलेंट नेचर को चेक करना होता है और उसके हिसाब से ही बॉन्डिंग होती है, राइट। मैं इन सारे एग्जांपल्स पर, इन सारे रिएक्शंस पर एक एक एग्जांपल आपसे एटलीस्ट जरूर शेयर करूंगा, राइट। लेट्स सी वन बाय वन एग्जांपल्स हम देखेंगे क्योंकि वो जरूरी है। चलिए इसे सेव कर दें क्या, चलिए इसे सेव कर देते हैं, सेव कर देते हैं RS शिफ्ट RS एंड 4 इट इज, राइट, ओके। तो एक एक एग्जांपल हम जरूर देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिकॉज ऐसे हम भूल ना जाए तो ये बहुत जरूरी है कि हम उसको देखें। सो फर्स्ट एग्जांपल जो हमने कहा CH3 CH2 और यहाँ पर मान लीजिए I और Cl जो भी है, जब KOH aqueous will react with it, so what product will form? OH minus will act as a nucleophile and will attack over I, and what product will be formed? CH3COH और Ki अलग हो जाएगा। फर्स्ट जो हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखा अगर आपको याद हो। इसी तरह से H2, if H2O will attack CH3 CH2 I is there, I अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है और I अच्छा लीविंग ग्रुप भी होता है बिकॉज I माइनस इज अ वीक बेस। तो H2 अगर अटैक करता है तो H2O के अटैक से भी हो सकता है। ये बात अलग है कि पहला रिएक्शन ज़्यादा प्रेफर्ड होगा एज कंपेयर टू सेकेंड रिएक्शन। तो ये OH2 प्लस बनेगा और I माइनस साथ में I माइनस बनेगा, और फिर यहाँ से क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो एक हाइड्रोजन को फटाक से निकाल देगा और प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 CH2OH और साथ में आपको मिल जाएगा HI, राइट। और HI जो है ज़्यादा एसिडिक होता है तो ये रिवर्स रिएक्शन भी पॉसिबल हो सकता है। ली सेटेलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग रिएक्शन होगा, इसीलिए उसे उतना अच्छा कंसीडर नहीं किया जाता है, राइट। ऐसे ही अगर हमारे पास CH3 CH2 और I है और साथ में रिएक्शन हम करा रहे हैं जैसे C2H5ONA, तो अगेन O माइनस इज अ न्यूक्लियोफाइल एंड दिस न्यूक्लियोफाइल विल अटैक ओवर देयर और I माइनस बाहर हो जाएगा। सो व्हाट प्रोडक्ट विल फॉर्म? CH3 CH2 OC2H5 प्रोडक्ट बन जाएगा और NaI अलग हो जाएगा। यू कैन सी इजिली, isn't it? So very simple reaction these are. CH3 CH2 Cl plus plus हम यहाँ अगर पुट करते हैं CH3 CH2 Cl और हमने KCN रखा, तो KCN अगर हम रखेंगे तो क्या बन जाएगा? CH3 CH2 Cn और क्या बन जाएगा साथ में KCN। लेकिन अगर हम इसकी जगह AgCN रखेंगे तो क्या हो जाएगा? CH3 CH2NC, हमने देखा ना अभी थोड़ी देर पहले, एन ये बन जाएगा क्या यहाँ पर AgCN अगर होता है तो, और क्या बन जाएगा यहाँ पे AgCl का PPT बन जाएगा। तो कोई भी न्यूक्लियोफाइल जिसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं एल्काइल लाइट के ऊपर अटैक कर सकता है, राइट। जब H2O डायरेक्ट अटैक करता है, H2 एज अ सॉल्वेंट अटैक करता है, ध्यान दीजिएगा, ऐसे रिएक्शन को सॉल्वोलाइसिस रिएक्शन कहते हैं। कैसे रिएक्शन कहते हैं? सॉल्वोलाइसिस रिएक्शन, जब सॉल्वेंट अटैक करता है। और सॉल्वोलाइसिस रिएक्शन जनरली SN1 नेचर के होते हैं। जब सॉल्वेंट अटैक करता है, कोई भी सॉल्वेंट अपने ऑक्सीजन से अगर अटैक करता है तो ऐसे रिएक्शन को सॉल्वोलाइसिस कहते हैं और वो रिएक्शन जनरली SN1 नेचर के होते हैं, राइट। सो ऐसे काफी रिएक्शन है जो हम देख सकते हैं, चाहे किसी का भी हो। ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा रिएक्शन उतनी तेजी से होगा, कम अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा तो रिएक्शन उतना स्लोली होगा, isn't it? तो सारे कंडीशंस में आप देखिए इस अगर हमने यहाँ पर कुछ एग्जांपल देखिए, यहाँ NaI माइनस फिंकलस्टीन रिएक्शन, अगर आपको याद हो फिंकलस्टीन रिएक्शन तो आप देख सकते हैं व्हाट हैपन इन फिंकलस्टीन रिएक्शन। हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन होता है, NaI will attack on C2H5 CH2Cl, isn't it? तो Finkelstein reaction is an example of
SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन, फिंगरस्टीन रिएक्शन एक SN2 रिएक्शन का एग्जाम्पल है। वहाँ आपने देखा था हमने CH3CH2Cl लिया था और उसके साथ NaI का रिएक्शन करा दिया। तो I माइनस विल बीइंग अ गुड न्यूक्लियोफाइल विल अटैक हेयर और Cl बाहर हो जाएगा। सो क्या बन जाएगा CH3CH2I और NaCl। ऐसे बहुत सारे रिएक्शन होते हैं। CH3 अगर हमने टर्सरी लिया हुआ है CH3 और उस केस में यहाँ पर Cl है और उस केस में KOH एक्वस से अगर हम रिएक्शन करा रहे हैं तो दिस रिएक्शन विल बी SN1 रिएक्शन। तो पहले इसमें कार्बोकैटायन बनेगा और फिर कार्बोकैटायन पर जुड़ने के बाद दोनों डायरेक्शन में OH यहाँ भी जुड़ सकता है और यहाँ भी जुड़ सकता है। तो अगर ऑप्टिकली एक्टिव है तो रेसिमाइजेशन भी हो सकता है। रेसिमाइजेशन तभी कंसीडर होगा जब ऑप्टिकली एक्टिव है। सो मेनी रिएक्शंस आर देयर, राइट। सो NaI के साथ केसेस हो गए। फिर RNH2 में NH2 माइनस विल बी अटैकिंग रेजेंट। NH3 में अपने लोन पेयर से विल अटैक, लोन पेयर विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल बट RNH2 विल बी बेटर न्यूक्लियोफाइल। इसी तरह से NH में जो NH के साथ दो R जुड़े हुए तो NH विल बी बेटर न्यूक्लियोफाइल। KNA2 देखा हमने, RCOAG। LiH में H माइनस, LiLH4 में H माइनस विल बी अ न्यूक्लियोफाइल। जब मेटल के साथ कोई एल्काइल ग्रुप जुड़ता है तो दैट विल बी अ न्यूक्लियोफाइल, राइट। तो ऐसे बहुत सारे रिएक्शन हो सकते हैं। एक और फेमस रिएक्शन आता है, अगर मैं आपसे उसके साथ शेयर करूं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, या मैं कोई मेटल के साथ ले लेता हूं। जैसे इसमें हमने लिखा CH3CH2Cl एंड यहाँ हमने ले लिया LiR, राइट। तो R विल बी माइनस, तो R विल अटैक ओवर देयर, सो द प्रोडक्ट विल बी CH3CH2CH3। मेनी रिएक्शंस आर पॉसिबल। बस आपको ये देखना है कि न्यूक्लियोफाइल क्या है। एक रिएक्शन आप देख रहे हैं वहां पर CH3CH2Cl एंड आप देख रहे हैं दैट CH3COOAG। सो इन केस Ag will be plus, so COO minus, so will attack over there, so the product will be CH3CH2COOCCH3, ईस्टर बन गया। तो बहुत सारे रिएक्शंस ऐसे हो सकते हैं जिनको आप देख सकते हैं और बहुत सारे रिएक्शंस आप डायरेक्ट अटैक करा सकते हैं और डायरेक्ट अटैक करा के प्रोडक्ट बना सकते हैं, लाइक CH3CH2Cl, CH3CH2Cl when RNH2 will attack here। तो RNH2 में क्या होता है, ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है, हाइड्रोजन बाहर निकलता है। when RNH2 will attack here, so what product will form? CH3CH2। पहले तो क्या NH2 will attack, that's why so it get NH2 plus because it gives lone pair of electron. Afterward because N is more and more electronegative, N is high electronegative element, so hydrogen को liberate कर देता है और CH3CH2 और NHR बन जाता है, राइट। अगेन एक बार और CH3CH2Cl इसके ऊपर अटैक कर सकता है, राइट। तो क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन और निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा CH3CH2 होल ट्वाइस और NR बन जाएगा। सो मेनी रिएक्शंस आर पॉसिबल फॉर इट, राइट। आई थिंक now you would get these reaction. What is nucleophilic substitution reaction? Nucleophile will substitute haloalkane, that's why these reactions are named as nucleophilic substitution reaction. अगर आपसे SN2 और SN1 पूछता है तो उनके डिफरेंसेस को देखिए और उन डिफरेंसेस के बेस पर आप आसानी से पता कर पाएंगे कि कौन सा रिएक्शन SN2 होगा और कौन सा रिएक्शन SN1 होगा। We'll discuss lesson exercise and in-text question related with it in our class. And others who are watching this video, वो comments में आप पूछ सकते हैं अगर related कोई question है तो। This is okay. This is all from my side. Thank you for today.